हाँ जी, वो देखें जरा। सबसे पहले आपने एमसीक्यूज पर्पस के लिए ये जो पहला पेज है ना, इसको एक नजर पढ़ना है। आपको लगे ना कि इसमें कोई ऐसी बात लिखी हुई है तो उसको हाईलाइट कर लेना है बस, ठीक है। जाके हाईलाइट मतलब किसी हाईलाइटर से कर लें या कोई रेड पेन या किसी डिफरेंट कलर के पेन से, ताकि आपको जब दोबारा रिवाइज करो ना, हर पेज को एक दफा देखो तो इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर आपकी नजर चली जाए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपने इसको याद तो किसी चीज को करना ही नहीं है। इसमें से आपने सिर्फ एग्जांपल्स देखनी है डायरेक्ट एक्सपेंस की, एक नजर देखनी है बस, याद नहीं करना है इसको। ये सारी एक नजर एग्जांपल पढ़ लेनी है और इसके जो ग्राफ हैं उनको भी देख लेना है। कॉस्ट बिहेवियर के बारे में मैं बता देता हूं, ये कभी डेफिनेशन में नहीं पूछा जाएगा, इसके ग्राफ आते हैं। कॉस्ट बिहेवियर का मतलब है हाउ कॉस्ट बिहेव व्हेन एक्टिविटी लेवल परफॉर्म्ड। मतलब प्रोडक्शन हो रही है, लेबर लग रही है, मशीनें चल रही हैं, तो आपकी कॉस्ट उसके अगेंस्ट क्या बिहेव करी, क्या चेंज हो रही है या फिक्स है। इसका मतलब है कॉस्ट बिहेवियर में वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में डिस्कशन होगी, फिर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट के बारे में डिस्कशन होगी। फिक्स्ड कॉस्ट टोटल फिक्स होती है, पर यूनिट रिड्यूस हो रही होती है। वेरिएबल कॉस्ट टोटल चेंज हो रही होती है, पर यूनिट फिक्स होती है, ठीक है। और ये ग्राफ आपको बता दिए थे, ये एक नजर इसका ना, मैं आपको जो 2 सवाल दूंगा वही 2 सवाल ही आपने करने हैं और सारा वो उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। ये अपने नोट्सों से देख लेना, ये सारा याद नहीं करना, एक नजर पढ़ के अपने अल्फाज में लिख लेना, क्योंकि आपने अब इसको ना समरी बनानी है कि आपको जब भी ओवरहेड का टेस्ट आए ना, तो आपको सारी किताब बार बार ना पढ़नी पड़े। आपको पता हो कि ये इस पूरे पेज के ऊपर ये बात है बस, ओके, और वो साइड पे लिखी होनी चाहिए और बाद में वही पढ़ना, उसके बाद सारा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्शन ओवरहेड क्या होते हैं, एक नजर बस देखना है। और यहां पर ये पूरा पढ़ के ना सिर्फ आगे इसके बारे में, एडमिन एक्सपेंस क्या होते हैं जो ऑफिस के अंदर हो रहे हैं सारे, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। मार्केटिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस क्या है, सेल करने पे, एडवर्टीजमेंट पे और डिस्ट्रीब्यूशन पे। डिस्ट्रीब्यूशन भी सेलिंग एक्सपेंस होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जैसे पेप्सी है या गोरमे है, अब गोरमे ने डिफरेंट शहरों के अंदर या जगहों के अंदर अपनी एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाई होती है, तो वहां पर चीज डिलीवर करने के लिए, फिर वहां से आगे डिलीवर करने के लिए, ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है। उसके बाद ये उसने एक डाटा बना दिया, ये इसमें याद करने वाला कुछ भी नहीं है। ये देखें, प्रोडक्शन कॉस्ट की डेफिनेशन यहां पर आपको एक लाइन में मिलेगी, ये आपने एक लाइन यहां से देखनी है, प्रोडक्शन कॉस्ट की डेफिनेशन बस, पीरियड कॉस्ट की डेफिनेशन बस। अगर आपने प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, जब इनकट होगी एक्सपेंस में नहीं जाएगी, बल्कि जब रेलिवेंट इन्वेंट्री सेल होगी तब एक्सपेंस में जाएगी। और पीरियड कॉस्ट क्या होती है, जिस पीरियड में अकर होती है उसी रेलिवेंट पीरियड में रिकॉर्ड हो जाती है। फिर उसके बाद उसने ये कहा कि एडमिन सेलिंग को अलग अलग करें, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट सेंटर क्या होता है, डिपार्टमेंट, फंक्शन, कोई एक्टिविटी। उसके बाद ये ओवरहेड अब्जॉर्प्शन के लिए अंडर ओवर अब्जॉर्प्शन, यहां से ये बेस उसने बता दी। इसका मैंने भी आपको एक पेज देना है, मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको शेयर कर दूंगा। उसके बाद ये इसके क्वेश्चन आ गए जो हमने ऑलमोस्ट कर लिए हुए। आई कैप अपनी बुक के क्वेश्चन बुक से ही देता है और उसमें कुछ चीजें आगे पीछे करके दे देता है। उसके बाद बुक वाले क्वेश्चन लाजमी है, और इसकी ये जो चीजें लिखी होती है, ये जो एक्टिविटी सिलेक्शन से क्या मुराद है, वही बात। जैसे अगर मैं इसको सारी जगहों को ना सम अप करूं ना एक सेंटेंस के अंदर, अगर आपको नॉर्मल एक्टिविटी लेवल और बजटेड एक्टिविटी लेवल दोनों गिवन हो तो नॉर्मल एक्टिविटी लेवल लेनी है, वरना बजटेड एक्टिविटी लेवल लेनी। ये बातें सारी लिखी हुई लेकिन अपने अंदाज में लिखी हुई। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एवरेज हम 80% कैपेसिटी पे काम करते हैं, तो 80% कैपेसिटी लेंगे, मतलब 10,000 यूनिट बनाते हैं जी, कैपेसिटी है टोटल, एवरेज हम 80% यूटिलाइज करते हैं। इसका मतलब है नॉर्मली हम 80% इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद वो कभी क्या देता है कि ये तो होता है ना नॉर्मल या एवरेज का मतलब है तकरीबन हर महीने इतना ही होता है।
एक होता है कि वो कह देता है कि हमारी एक एक्चुअल कैपेसिटी है, टोटल बजटेड कैपेसिटी का जी हम 70%, कभी 70% करते हैं, कभी यानी फ्लक्चुएट हो रही होती है। तो फिर जो जितने परसेंट वो एक्टिविटी लेवल परफॉर्म होगी ना वही ले लेते हैं। एक तो होता है ना कि एवरेज हम 80% ही लेते हैं, कभी कभार कोई इमटेरियल सा चेंज आता है, मतलब 80% है ना 82% हो गई या 78% होगी, वरना ज्यादा चेंज है तो हम क्या लेंगे 80%। लेकिन वो कहता है इस साल मैंने ना 90% कैपेसिटी यूटिलाइज किया, अगले साल कहता है मैंने 70% किया है, ये मटेरियल तो नहीं है ना, तो इस साल 90% ले लेंगे, मतलब जितना नॉर्मल एक्टिविटी लेवल परफॉर्म किया है ना फिर वो ले लेंगे। फ्लक्चुएशन नहीं है तो एवरेज एक्टिविटी लेवल ले लेंगे नॉर्मली जो होता है, और अगर फ्लक्चुएट हो रही है तो जो एक्चुअल में परफॉर्म किया है वो ले लेंगे। ये वो बात लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद इन रेयर केसेस ओवर एब्जॉर्प्शन रेट आल्सो बेस्ड ऑन द टोटल ऑपरेटिंग कैपेसिटी, जिसे बजटेड कैपेसिटी कह रहे हैं। ये बहुत कौन सा केस है जब नॉर्मल एक्टिविटी लेवल गिवन ही नहीं होगा, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल गिवन ही नहीं होगा। मतलब एक्चुअल एक्टिविटी लेवल दो हैं, एक एक्चुअल एक्टिविटी लेवल होता है कि हमने एक्चुअल कितना हुआ, प्रोडक्शन कितनी, एक एक्चुअल होता है कि बजटेड का 90%, बजटेड का 70%। तो इसमें ये देखना है if the company expect that demand will increase या decrease estimated levels 90% या 70%, this is the called total budgeted capacity and overhead rate should be based on this capacity। मतलब पहले आप ऑर्डर आ गया ज्यादा, आपको लगता है अब हमें बजटेड पहले से ना ज्यादा कैपेसिटी यूटिलाइज करनी पड़ेगी, ऑर्डर कम हो गए, कम कैपेसिटी है, तो फिर जितनी कैपेसिटी होगी वही लेंगे। ये इसमें पूरा यही लिखा हुआ है, इसको एक नजर पढ़ लेना। उसके बाद ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है चैप्टर नंबर 9 का इस बुक में। बुक पता नहीं कोई किसी और बुक से पढ़ रहा हो तो मार्जिनल ऑब्जॉर्प्शन एक टॉपिक हम पढ़ेंगे, मार्जिनल एंड अब्जॉर्प्शन। अभी अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो समझ तो लग जाएगी लेकिन मजा नहीं आएगा, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे उसमें जाके मार्जिनल ऑब्जॉर्प्शन के साथ, ठीक है। फिर वो सिंगल रेट और डिपार्टमेंटल रेट की बात आ गई, ये आपने एक पढ़ के बस आपके पास कॉन्सेप्ट है, ओके कर देना इसको। अंग्रेजी इसकी इतनी है जो आप, इसके बाद अब क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन ये वाला है, इसको देखते हैं। अच्छा नहीं, मोस्टली ऐसे सीए के अंदर या हमारे साथ सबसे बड़ा मसला ये होता है डर। पहला के बंदो पेपर हल करने गए, वो दिमाग में रख कर जाओ कुछ भी आ सकता है पेपर, और उसमें हर सवाल के अंदर पासिंग मार्जिन हो। अब आप जिस तरह से तैयारी करके जाओ, जरूरी नहीं कि पेपर वैसा ही आए, ऐसे थोड़ी होता है सीए में। पेपर में ये समझ के जाओ पेपर कहां से आना है, आउट ऑफ सिलेबस, हमारा सिलेबस ही यही। अब सवाल के अंदर देखेंगे हम अपने पास, देखिए हम कौन है, हम वो लोग हैं कि जो हर तरह की अनसर्टन सिचुएशन को हैंडल करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। ऐसी सिचुएशन आएगी जो जिंदगी में पहली दफा काम करना पड़ेगा उसके ऊपर, तो उसके लिए फिर हम ये देखेंगे कि अच्छा हमने करना क्या है। कंप्यूट रिवाइज्ड मशीन आवर्स रेट, हर मैसेज होता है आपके पास रिवाइज्ड मशीन आवर रेट, इसमें वो बेस भी बता रहा है which the cutting department should use during the year। हम देखते हैं इसका मतलब है कोई पुराना रेट होगा फिर कोई चेंजेस आएंगी, कोई नया रेट आ जाएगा। दिसंबर 23 जिया टेक्सटाइल में लिमिटेड परचेज्ड अ न्यू कटिंग मशीन 13 लाख ऑन आर्गुमेंट द कैपेसिटी ऑफ 5 एग्जिस्टिंग मशीन इन द कटिंग डिपार्टमेंट। वो कहता है कि जनाब जो पिछली 5 मशीनें हैं ना, जो नई मशीन ले रहे हैं ना, एक ही काफी है। The new machine has a life is 10 after its scrap value is 1 लाख। यहां हम एक ओवरहेड 13 लाख माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी हमारा फैक्ट्री ओवरहेड होता है, प्रोडक्शन ओवरहेड होता है। इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू चार्ज द डेप्रिसिएशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन। द न्यू मशीन विल बी हैव द कटिंग डिपार्टमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 Feb 2004। इसका मतलब है 11 महीनों की डेप्रिसिएशन लेंगे, क्योंकि 1 Feb से स्टार्ट कर रहे हैं, अब दिसंबर ईयर एंड है हमारा। अब ये कहेंगे कहां लिखा हुआ है, नीचे आप मिल जाएगा आपको। That the machine will work 2600 hours in 2024। मतलब 2024 में या 2004 में वो उसने कितना देर चलना है,
2600 घंटे। द बजटेड आवर्स इंक्लूड 80 आवर्स ऑफ सेटअप और 120 आवर्स फॉर मेंटेनेंस। इसका मतलब है ये प्रोडक्टिव नहीं। तो ये 2600 में से ये घंटे माइनस कर देंगे तो नई मशीन हमारी कितनी घंटे चलेगी? 2600 माइनस 80 माइनस 120। The related expenses for the year 2004 have been estimated as under. Electricity used for the machine during the production will 10 units per hour at the rate of, अब ये जो इसका 10 यूनिट है और एक यूनिट का रेट क्या है? 8.5। 10 यूनिट पर आवर। अब सबसे पहले बिजली का बिल हमारे पास आ रहा है, वो कहता है कि पहली तो बात ये है कि 1 घंटे में 10 यूनिट बनते हैं। हमारी मशीन कितने घंटे चल रही? 2400। अब 2400 घंटे चलेगी तो कितने यूनिट बना ली? 1 घंटे में 10 यूनिट बनाती है, 2400 घंटों में कितने बना लेगी? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। पेपर में ये भी प्रॉब्लम आता है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है? मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। और मैं क्या कहता हूं, क्या तरीका होता है? एक ही चीज को अगर इस्तेमाल करना सीख लो, गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड, आपकी जिंदगी आसान होती है। हर जगह ये काम आता है। देखें ये 2400 क्या है? घंटे हैं, ये यूनिट है? घंटे। कहता है 10 यूनिट 1 घंटे में, घंटों को घंटों में डिवाइड करेंगे और जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2400 डिवाइडेड बाय 1 पर आवर। ये तो बात याद है, ऊपर नीचे सेम। कभी भी ऐसा नहीं होता कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का बेस चेंज हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी जिंदगी में नहीं होगा। ऊपर घंटे या नीचे घंटे आएंगे, ऊपर यूनिट है नीचे भी यूनिट आएंगे। जो बेस ऊपर है वही चीज नीचे आएगी और जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई। आपको यूनिट चाहिए तो 10 से मल्टीप्लाई। और ये अब जो आंसर आएगा वो घंटे आएंगे या यूनिट्स आएंगे? यूनिट्स। और 1 यूनिट का रेट है आपके पास। गॉट इट? चल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 24,000 जी। और 24,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8.50 से, 2,04,000। अब ये बात अब समझ लगी। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस विल बी 25,000 पर मंथ। तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 275, क्योंकि 1 महीने का है ना हमारे पास ये, और 11 महीने टोटल हमारे इस मशीन को आए हुए 275। मशीन की मेंटेनेंस है ना, तो मशीन की मेंटेनेंस फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर ऐड होगी। द मशीन रिक्वायर्ड रिप्लेसमेंट ऑफ द पार्ट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। हर महीने एक नया पार्ट भी चाहिए हमें 10,000 का। तो ये भी 11, क्योंकि मशीन इस साल हमारे पास 11 महीने रही है, तो 1,10,000। A machine operator will be employed at 9,000 per month multiplied by 11। ये सारे किसकी कॉस्ट हैं? नई मशीन की। It is estimated that on installation of the machine, other department overhead will increased by 5,000 per month। ये भी 5। वो कहते हैं कि हमारी मशीन की वजह से, तो हमारी मशीन की वजह से जो कुछ होगा वो उसका जिम्मेदार हम ही है। 5,000 मल्टीप्लाइड बाय। अच्छा, एफएआर के अंदर और कॉन्सेप्ट होता है। एफएआर के अंदर और कॉन्सेप्ट होते हैं, उसमें जनरल ओवरहेड नहीं आते होते, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नहीं आते होते। ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इसमें वो वाले कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर देना कहीं। 55 नहीं, अब है यही, मैंने आपको पहले ही बता दिया। आप लोगों की यही अटेम्प्ट है जिसमें आपने जान मार, बस। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट मैं नहीं समझता कि उनके साथ क्या होना है, आपके साथ वो आपके साथ क्या करेंगे। हाँ, लेकिन मैं ये आपको कह दूंगा, आपका न्यूमेरिकल को पेपर कभी फेल नहीं होगा, ना FAR2, ना BIA, ना आगे जाकर एडवांस BFD, कहीं भी नहीं। आपको पता, कल मेरे पास कोई स्टूडेंट है, वो CA फाइनल के थे, कहते सर वो ना एक BIA का टॉपिक है कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, कहते वो हमें समझ नहीं आ रही।
BFD के अंदर। तो मैंने कहा फिर ऐसा करो कि मेरे लेक्चर पढ़े हुए BIA के, वो ले लो, उसके साथ लिंक कर लेना। फिर आगे जब उन्होंने लेक्चर लेकर फिर आए, कहते हैं अब आगे सब। उसकी वजह यह है क्योंकि मैं ना लिंक करके पढ़ाता हूँ। CMA सॉरी ये BIA के अंदर ले लो, वो सारे का सारा QM है। अब QM के साथ लिंक बनाकर पढ़ोगे तो वो आसान लगेगा, और अगर QM के बगैर लिंक बनाकर पढ़ोगे तो मुश्किल है। अच्छा, जिसकी एग्जाम्पशन होगा। चले, कटिंग डिपार्टमेंट यूजेस अ सिंगल रेट लॉजिक। इसका मतलब है अलग अलग मशीन नहीं करनी। ये देखिए एक छोटा सा लफ्ज है और पूरे के सवाल का डाटा चेंज हो जाता है। फिर आई कैप कहते हैं बच्चे अलग अलग मशीनों के रेट फाइंड करके आए हुए हैं। कमेंट्स में लिखता है single rate for the recovery of the running cost of the machine. It has been budgeted that other 5 machine will work 12,500 घंटे during 2004 including 900 hours for the maintenance. इसका मतलब 12,500 में से माइनस कर देते हैं 900, कितना आ गया 11,600। आगे कहता है Presently, the cutting department is charging 390 per productive hour for recovery of the running. अभी वो कहता है कि वो जो 390 रुपए रेट है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट उसका, इसका मतलब है 390 को अगर मैं पुरानी मशीनों के नंबर ऑफ आवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा? एग्जिस्टिंग बजटेड ओवरहेड, एग्जिस्टिंग बजटिंग ओवरहेड, उसके अंदर नई मशीन के ओवरहेड ऐड कर देते हैं। इसमें कोई मशीन हमने आउट नहीं की, लास्ट क्वेश्चन में मशीन निकाली थी, उसके आर्ज भी निकाल दिए थे, कॉस्ट भी निकाल दी थी, इसमें कुछ भी नहीं निकाला, तो आर्ज में आर्ज ऐड कर देते हैं, ओवरहेड में ओवरहेड ऐड कर देते हैं, तो दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं। समझ लगी? चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं। फिर सबसे पहले जनाब हम लिखेंगे एग्जिस्टिंग ओवरहेड, ऊपर नाम और वो सारी फॉर्मेलिटी के बाद क्या लिखेंगे? एग्जिस्टिंग ओवरहेड्स। हाँ जी, यहां पर लिखेंगे रुपीज एंड थाउजेंड में लिखना है, थाउजेंड में लिख लें, मिलियन में लिखना है, मिलियन में लिख लें, थाउजेंड में तो लिखना बनता ही है जी। हमारे पास 11,600 आवर्स कह रहे हो ना, 11,600 मल्टीप्लाइड बाय 390, 4524 बस 000 आ गया। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं। हाँ जी, आ जाए जरा। सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन ऐड कर दें। डेप्रिसिएशन बनती है जी 13 लाख, 1300 कर देते हैं, माइनस 100 कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 11 बाय 12, क्योंकि 11 महीनों की इलेक्शन आएगी। बताएं जरा डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन 110, ये हो गया। इसके बाद वो कहता है इलेक्ट्रिसिटी हमने फाइंड कर लिया है। वो कहता है जी 10 यूनिट लगते हैं 1 घंटे के और 8.5 आवर्स, तो इलेक्ट्रिसिटी 2400 ऐसे वर्किंग शो करोगे तो वो ज्यादा खुश हो जाता है। इसके ऊपर साथ ही 2400 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 8.5 कितना 204। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया, ये हो गया। फिर आपके पास मेंटेनेंस कॉस्ट आ गई 25,000 पर मंथ। मेंटेनेंस कॉस्ट 25,000 एक महीने का और मल्टीप्लाइड बाई 11 कितना 270। फिर हमारे पास मेंटेनेंस कॉस्ट होगी जी। उसके बाद आज की मशीन का पार्ट रिप्लेस किया, पार्ट रिप्लेसमेंट 110 टोटल 5,000 थी, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 11 110।
हाँ जी, उसके बाद हमारे पास आ गया ऑपरेटर की कॉस्ट, सुपरवाइजर भी इसे कह सकते हो, मशीन ऑपरेटर भी कह सकते हो। 5,000 इसको देते हो, 9,000 देते हो, एक महीने का तो 11 महीने आ गए 99,000। उसके बाद इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन अदर डिपार्टमेंट और इंक्रीज बाय दिस, ये भी पर मंथ बढ़ रहे हैं जी। अदर ओवरहेड 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 11। और कुछ है? टोटल रिवाइज्ड 5377 फैक्ट्री ओवरहेड 5377 revised number of hours ठीक है। हाँ जी, पिछले नंबर ऑफ आवर्स कितने से? 11,000 प्लस 2400। ओके होगी बात? कितने? 14,000 जी। तो 14 लिखेंगे क्योंकि ऊपर 3 जीरो लिखे हुए हैं। यहां पर ए लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं बी। रिवाइज्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट 384.0 रिवाइज्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, यहां पर लिखेंगे ए डिवाइडेड बाय बी। कितना? 384.07। ये हमारा आंसर आएगा और यही प्रेजेंटेशन। ठीक होगी बात? अच्छा, इसमें और कोई सवाल में अगर आपको कोई परेशानी हुई है तो बताएं, वरना मैं वो पास पेपर वाला सवाल एक दफा दोबारा उसकी प्रेजेंटेशन बनाते हैं। 13 वाला, 13 को क्या करें? थोड़ा सा कुछ करना है, चाय बना किसी को पानी का क्या क्या, मैं कुछ तक आपके आने तक थोड़ा सा कुछ करता हूँ। 13 13 किया है? क्या मतलब कर? अच्छा, अब अगला जो टेस्ट हमने थर्सडे को डिसाइड किया था, तीनों चैप्टर क्या ना? तीसरा हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा, छोटा सा तीसरा छोटा सा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट। उसको सी वाला का मसला मानना था, बाकी ये भी हो गया। चलो, लिखा हुआ है कैलकुलेट बजटेड ओवरहेड एप्लीकेशन रेट, बजटेड ओवरहेड एप्लीकेशन रेट फॉर ईच डिपार्टमेंट। ये ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट ही है। टोटल एंड डिपार्टमेंटल एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट, एक टोटल और फिर डिपार्टमेंटल एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट, मतलब टोटल एक्चुअल कॉस्ट फाइंड करनी और फिर हर यूनिट की भी कॉस्ट फाइंड करनी डिपार्टमेंट वाइज। कैलकुलेशन ओवर अंडर अप्लाइड ऑफ ईच डिपार्टमेंट। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर ये हमारे पास ए बी सी डिपार्टमेंट है। सबसे पहले हम बजटेड ओवरहेड फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड कर लेंगे? बजटेड ओवरहेड फाइंड कर लेंगे और फिर उसको रेट पे, क्या ओवरहेड रेट है ना, पर यूनिट कह रहे हैं ना, तो पर यूनिट रेट फाइंड कर लेंगे। मतलब यहाँ अमाउंट आ जाएगी, यहाँ यूनिट आ जाएंगे, पर यूनिट रेट आ जाएगा। इस पर यूनिट रेट को एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा अप्लाइड। एक्चुअल का डाटा गिवन है, उसके साथ कंपेयर कर देंगे डिपार्टमेंट वाइज, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि जनाब आपके पास अंबर लिमिटेड मैन्युफैक्चरर सिंगल प्रोडक्ट, following information pertaining to the 2004 has been extracted from the records of the company's 3 product department A B C। बजटेड डाटा दे दिया। अब देखें, मटेरियल रुपीज इन मिलियन है जी, इसका मतलब मटेरियल आपके पास आ चुका है। लेबर्स और मशीन इसके क्या गिवन है? आवर्स। ठीक है, आपके पास एक्चुअल मटेरियल है, एक्चुअल लेबर, एक्चुअल मटेरियल बजटेड भी है, एक्चुअल भी है, और लेबर के सिर्फ आवर्स है। नीचे कहते हैं
AL produced 3.5 million units जी during the period. The budgeted labor rate per hour is 120. जी कितने घंटे इस्तेमाल हो रहा है, कितने घंटे टोटल लगे हैं, एक्चुअल कितने यूनिट बने हैं, 357,000. जी Budgeted labor hours rate per hour is rupees 120. The overhead for department A is budgeted at rupees 5 million. For department B is 15% of labor cost, and for department C is 5% of prime cost of the respective department. Actual overhead for the department of A, B, C are 5.3, 8.90, 7.45 million. एक्चुअल ओवरहेड तो आ गया, एक्चुअल ओवरहेड उसने दे दिए, और ये हम कंपेयर करके फाइंड कर लेंगे अंडर या ओवर ए के भी एक्चुअल ओवरहेड आ गया, जी बी के भी एक्चुअल ओवरहेड आ गया, सी के भी. ओवरहेड एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन ए मशीन आवर्स, मशीन बी लेबर आवर्स, और मशीन सी प्राइम कॉस्ट. देयर इज नो ओपनिंग या क्लोजिंग इन्वेंटरी फॉर द ईयर. एक सवाल हमने किया हुआ है ओपनिंग क्लोजिंग का भी है इसके अंदर, वो मेरे ख्याल में क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं किया. ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स और यूनिट सोल्ड, जिसमें हमने पहले प्रोडक्शन यूनिट फाइंड करने हैं. ये सवाल है कि है, चलो वो टेस्ट में दे देंगे. हो गया था सब, देख लेंगे. ये मुझे लगता है यार कहीं ना कहीं क्वेश्चन है ये. चले आ जाए जरा वापस. यहां पर आपको क्या क्या गिवन है पहले ये देखें. ये तो उसने यूनिट से दिए ना. The department labor rate, the budgeted labor rate 120 given है. Overhead for department A, budgeted B is budgeted at rupees 5 million. Department B 15% of labor cost, नीचे उसने बता भी दिया. अब इसमें क्योंकि हमने मेन टारगेट हमारा अगला सवाल है, ये इसको मैं आपको यहां से सॉल्यूशन से गाइड कर देता हूं. पहले देखिए जी, बजटेड ओवरहेड फॉर डिपार्टमेंट ए. वो कहता है बजटेड ओवरहेड रेट पर मशीन आवर्स 1.25. कैसे पता चला? 5 मिलियन है ओवरहेड और 4 लाख है मशीन आवर्स. ये दोनों क्यों लिए, यहां पर देख लें. मशीन आवर्स बजटेड ओवरहेड 5 मिलियन है डिपार्टमेंट ए के, और मशीन आवर्स कैसे फाइंड करेंगे? उसने ऊपर बताया हुआ है ये बजटेड मशीन आवर्स. ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट आ गया डिपार्टमेंट ए का, डिपार्टमेंट ए का ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट आ गया. ठीक है, अब इसको हम फाइंड किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3,40,000 डिपार्टमेंट ए के एक्चुअल मशीन आवर्स से, तो अप्लाइड ओवरहेड आ जाएंगे. पहले ए का काम कर लेते हैं फिर दूसरों पे चलते हैं. ए का जो ओवरहेड रेट है, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा 5 मिलियन गिवन है बजटेड ओवरहेड. आपको कि सर कहां गिवन है? तो डिपार्टमेंट ए के बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय, उसने कहा जी उसका एक्टिविटी लेवल जो है मशीन आर है, ऊपर मशीन आर्स गिवन है बजटेड 4 लाख. ये आपके पास आएगा ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट. इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से. 3,40,000 आ गया जी. 3,40,000 को यहां पे कितना आ गया टोटल आंसर? 4.25 मिलियन. 4.25 मिलियन. ये मेरे पास आ गया अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड. और उसने कहा है कि एक्चुअल ए के जो हैं वो है 5.35 मिलियन, 5.35 मिलियन. ये अप्लाइड है, ये एक्चुअल है डिपार्टमेंट ए के. तो डिपार्टमेंट ए का आ गया अंडर जो ओवर अब्जॉर्प्शन, अंडर अप्लाइड. नहीं समझ लगी जमान? ओके चलिए, अब इसको एक दफा फिर दोबारा गौर देख लें. पहले सिर्फ डिपार्टमेंट ए की तरफ चलते. ये डिपार्टमेंट ए का उसने 12.5 मिलियन क्या फाइंड किया? ओवरहेड रेट.
वाह, और यहां पर देखिएगा जरा 4.25 जी 5.35 अंडर जो ओवर अप्लाइड, उसने यहां पर देखिए अंडर अप्लाइड को बगैर ब्रैकेट के लिखा है, ये ऐसे करता है। ओवर अप्लाइड को ब्रैकेट में लिखा है। तो जो ओवरहेड होगा जिस तरह से वो करेगा ना, आपने भी उसी तरह से कर, ठीक होगी बात। ये ए का सारा मामला हो, क्या वो नहीं, ये आप जिसको ब्रैकेट में लिखोगे ना, फिर आगे वैल्यू को उसी को ब्रैकेट में लिख देना। वो जो मर्जी मतलब यहाँ पर आपने लिखना है ना अंडर, तो इसको ब्रैकेट में लिखना है, तो फिर यहाँ पर अंडर को ब्रैकेट में लिखना है। अगर आपने ओवर को बाहर ब्रैकेट में लिखा है तो फिर, क्योंकि ये एक नोटेशन होती है कि आपने कौन सा ओवर होगा कौन सा अंडर होगा। ठीक है जी, अब ये सवाल हो जाएगा, जैसे में कोई और परेशानी नजर आती सी वाला मसला था, ये तो हो गया था, ये और भी तो सी में तो मसला ही नहीं था। सी में तो कॉस्ट को ऐड नहीं मतलब ये वो उसका रेट परसेंटेज, मतलब जो दोबारा एक्टिविटी के लिए लेनी थी वो तो उतने परसेंट लेना जो गिवन है, 5%। जो गिवन है जी। वही, जितना आपके पास बजटेड है उतना ही आपने एक्चुअल लेना। मेरे पास फेवियर है। चलिए जी, मेन आज का जो टारगेट है ना, इस शायद हमें एक दिन और ना लगाना पड़ जाए इसके ऊपर, क्योंकि इसमें ना वो एक क्वेश्चन है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक वाला, अगर वो आपसे हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो उसको ना टेस्ट में दे के ना फिर टेस्ट में डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो आप निकालें जरा वो क्वेश्चन नंबर, वो किस साल का था, ऑटम 2025 का शायद। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मंडे को ना हम नया पढ़ें। हाँ यही क्वेश्चन, हाँ जी, ऑटम 2025 क्वेश्चन। एक दफा तो हमारा डिस्कस हुआ है, एक दफा दोबारा डिस्कस करते हैं ताकि जिन लोगों ने नहीं डिस्कस किया वो डिस्कस कर। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट से हम पढ़ते हैं, कंप्यूट अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन, कंप्यूट अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन ओवरहेड, रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री टू क्लोज द सेम। पहले जो इसके अंदर चीजें डिस्कस होनी है वो हम डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चन के साथ चलते हैं। उसने कहा अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन, याद रखें हमें पता है अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन कैसे फाइंड करते हैं। एक हमारे पास एक्चुअल ओवरहेड होते हैं जी, एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड, और हम अप्लाइड फाइंड करते हैं जी, अप्लाइड प्रोडक्शन ओवरहेड। वो जो अप्लाइड फाइंड होते हैं वो होते हैं ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। ठीक होगी बात। अब जरा ध्यान से बातें कुछ सीखनी है ताकि इस क्वेश्चन में जो बेस भी बन जाए, कोई कॉन्सेप्ट बनाना है तो वो भी बन जाए। उसके बाद हमारे पास अप्लाइड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट कैसे आता है, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय नॉर्मल या बजटेड एक्टिविटी लेवल। ठीक है, अच्छा पेपर में अगर नॉर्मल एक्टिविटी लेवल नहीं गिवन तो आप फिर फार्मूले में बजटेड एक्टिविटी लेवल लिख देना। ये जहां तक हमने सीखना है। फिर क्या करते हैं कि अगर अप्लाइड ज्यादा है तो ओवर अप्लाइड, अप्लाइड कम है तो अंडर अप्लाइड। ठीक है, एक जो कॉन्सेप्ट नया डिस्कस हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, देखें अगर आपके पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट गिवन है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, दो तीन चीजें बताने लगा, और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये लिख ले आप। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट के सेक्शन के अंदर आती है प्रोडक्शन ओवरहेड। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट सारी की सारी, ये कॉन्सेप्ट अभी तक उसने डिस्कस नहीं किया, बट जिंदगी में कभी भी वो पूछ सकता है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ध्यान से सीखने की कोशिश करनी है। अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कभी कभी ऐसा होता है नॉर्मल, ओवर टाइम। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट चाहे नॉर्मल है वो भी प्रोडक्शन ओवरहेड है, चाहे ओवर टाइम है वो भी प्रोडक्शन ओवरहेड है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट नॉर्मल और ओवर टाइम, अब दोनों में फर्क क्या है, नॉर्मल और ओवर टाइम में क्या मतलब है?
कि जी नॉर्मली 8 घंटे जॉब करते हैं जो मजदूर है, हमने कहा कि भाई कोई ओवर टाइम लगाएगा अपनी नॉर्मल जॉब से ऊपर, हम उसको एक्स्ट्रा पे कर देंगे। जी ठीक है, अगर नॉर्मल है, नॉर्मल के बारे में जो भी बताया होगा, नॉर्मल सारी की सारी डायरेक्ट लेबर में आएगी। किस में आएगी? डायरेक्ट लेबर में आएगी, मतलब प्राइम कॉस्ट का हिस्सा बनेगी। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्राइम कॉस्ट होता है, और ये डायरेक्ट वर्क इन प्रोसेस में जाएगी। जी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट डायरेक्ट वर्क इन प्रोसेस में जाएगी। जो ओवरहेड होते हैं ना, पहले वो प्रोडक्शन ओवरहेड में ऐड होते हैं, जी फिर वर्क इन प्रोसेस में जाते हैं। ओवर टाइम, ओवर टाइम का मतलब पता है जी, क्या मतलब? वो जो दिन में उससे ज्यादा काम करवाते हैं। हाँ, एक्चुअल के अलावा, नॉर्मल रूटीन के अलावा। मिसाल के तौर पर आप देखते हैं, वो कहता है कि जो बंदा ओवर टाइम लगाएगा ना, मैं उसको दूंगा नॉर्मल प्लस 50%। अब इसका मतलब है कि अगर वो 100 रुपया पर आवर पे करता है जी नॉर्मल, ये बड़ा ध्यान से सीखने वाला है, नॉर्मल कितना पे करता है? 100 रुपया पर आवर। इसका मतलब है जो बंदा ओवर टाइम लगाएगा उसको भी 100 रुपया देगा, 150 उसको 150 रुपया देगा। अगर नॉर्मल प्लस 50% है तो मतलब जो नॉर्मल पे कर रहा है वो तो करेगा ही करेगा, 50% ऊपर भी पे करेगा, उसी का 50%, कभी वो 1/3 कह देता है। जी और अगर वो कह देता है कि मैंने 150 पे किया जिसमें 100 प्लस 50% है, तो उसको नॉर्मल को 1 गिवन ओवर गिवन से नॉर्मल और ओवर टाइम, इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं ओवर टाइम प्रीमियम। इसे क्या बोलते हैं? ओवर टाइम। ओवर टाइम प्रीमियम। प्रीमियम हमेशा उसको कहते हैं जो नॉर्मल से ज्यादा हो। प्रीमियम किसे कहते हैं? जो नॉर्मल से ज्यादा हो। ठीक है, अब फिर इसे लिखेंगे कहां? क्या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में लिखेंगे या प्रोडक्शन ओवरहेड में लिखेंगे? जरा ध्यान से सुनिएगा। कहता है ओवर टाइम का जो नॉर्मल है वो जाएगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में, ओवर टाइम का जो नॉर्मल पेमेंट है वो जाएगी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के अंदर। जो ओवर टाइम का प्रीमियम है, जो ओवर टाइम का प्रीमियम है मतलब 50 रुपए, वो जाएंगे प्रोडक्शन ओवरहेड। ये कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं हुआ अभी तक, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है। अब अगर एक बंदे को कहता है जी इसी रेट यही है, एक बंदे को कहता है जी एक बंदे ने ना 2 घंटे ओवर टाइम किया है, 2 घंटे ओवर टाइम किया है, बताओ नॉर्मल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में इसमें से क्या जाएगा और प्रोडक्शन ओवरहेड क्या जाएगा? रेट यही है, रेट यही है। 2 घंटे ओवर टाइम काम हुआ है, 2 घंटे ओवर टाइम हुआ है, 200 नॉर्मल में जाएगा, 100 रुपया। मतलब अगर ओवर टाइम ना होता तो कितना पे होता ओवर टाइम वाले? 200, तो वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और उससे ऊपर जितना पे हुआ है, क्योंकि उसको पे तो 150 के हिसाब से होना है ना, उसको पे 150 के हिसाब से होना है। ठीक है, तो अगर 150 के हिसाब से 300 पे होना है, तो हमने इसमें से ओवर टाइम नहीं माइनस कर रहे, ओवर टाइम प्रीमियम माइनस कर रहे, ओवर टाइम प्रीमियम माइनस कर रहे। ठीक होगी बात? अगर एक वैसे एग्जांपल देते हैं कि मेरे भाई आपके पास ना ऐसा हुआ कि आपने टोटल 1000 घंटे काम हुआ, इंक्लूड 400 आवर्स ओवर टाइम। नॉर्मल वेज रेट आपके पास है 800 रुपए पर आवर। नॉर्मल वेज रेट है 800 रुपए पर आवर। ठीक है, ओवर टाइम नॉर्मल प्लस 25%। आप मुझे इस डाटा में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट बताएं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और प्रोडक्शन ओवरहेड बताएं।
नॉर्मल 8 जी 80,000 प्रोडक्शन हो रहा है। 4,80,000 हो गया। 4,80,000 और 3,20,000 भी ऐड करना है, 8 लाख टोटल हो गए। नॉर्मल अच्छा, इसका मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। लेकिन क्या गारंटी है कि वो आपको इनडायरेक्ट का ये डाटा दे दे? तो इनडायरेक्ट में याद रखें वो सारे का सारा प्रोडक्शन ओवरहेड है। इनडायरेक्ट लेबर वो ओवर टाइम हो, जी अंडर टाइम हो, जी नॉर्मल टाइम हो, जो मर्जी टाइम हो, वो हमेशा सारे का सारा हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ये चीज आती है, हम इनडायरेक्ट के ऊपर भी ये लगा देते हैं। इनडायरेक्ट लेबर के ऊपर वो सारा, चाहे ओवर टाइम पे हो रहा है, टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है, वो सारे का सारा प्रोडक्शन हो रहा है। अब यहां पर देखिएगा जरा ध्यान से, एक जल्दी वाला तरीका बताता हूं। जितना आपने काम किया है ना, नॉर्मल रेट सारे का सारा लेबर होती है, मल्टीप्लाइड बाय 800। जी 8 लाख ये आपका सारे का सारा, इसके अंदर ओवर टाइम भी है और नॉर्मल टाइम भी है। जी सारा टाइम जो होता है ना डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का, नॉर्मल वेज रेट के ऊपर ना, वो हमेशा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है। अब ओवर टाइम का प्रीमियम, ओवर टाइम का प्रीमियम वो प्रोडक्शन ओवरहेड होता है। अब ओवर टाइम कितना है इसमें? 400 घंटे। ओवर टाइम का मैं ओवर टाइम नहीं बता रहा, ओवर टाइम प्रीमियम बता रहा हूं। नॉर्मल रेट 800 है ना, मल्टीप्लाइड बाय 25%, कितना आ गया? 400 को 800 से मल्टीप्लाई कर दो और 25% ले लो, कितना? 80,000 80,000। ये प्रोडक्शन ओवरहेड। नहीं, ये जल्दी वाला तरीका ही है। अलग अलग तो क्या करना था, 1000 को 800 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 600 को 800 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो अलग आ गया। फिर 400 को 800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेबर कॉस्ट, और 400 का 800 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है। ये बात समझ लगी? आखिरी बात करने लगा हूं, फिर क्वेश्चन करते हैं। ये चीज अभी तक पेपर में नहीं आई। और इंटरेस्टिंग बात ये है, सीए की एक और बड़ी चीज अजीब सी है कि जब तक कोई चीज पेपर में है तब तक कोई पढ़ाता नहीं। आप सीए के सारे बड़े बड़े बादशाह डॉन बैठे हैं मार्केट के अंदर, और हैं भी सही, किसी ने नहीं ये पढ़ाया होगा, क्योंकि पेपर में नहीं आया ना। पहली दफा पेपर में आएगा, फिर सारे पढ़ाना शुरू करते। और ये कॉन्सेप्ट था पहले ना, पता है, पीआरसी के अंदर। आप कहोगे हमने तो पढ़ा ही नहीं, तब वो चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं था, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ये चैप्टर जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपके सिलेबस में आया ना, उसकी जगह पहले होता था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट होता था। चलिए जी, खैरियत आपकी तो कोई क्लास नहीं है ना इसके बाद, इनमें से कोई भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आ गया, अगर आ जाए जरा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बात करने जा रहा हूं। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की अगर बात हो और इसमें अगर आ जाए आइडल टाइम, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो, आइडल टाइम मतलब नॉन प्रोडक्शन टाइम, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड की बात नहीं कर रहा, नॉन प्रोडक्टिव टाइम की बात कर रहा हूं, नॉन प्रोडक्टिव आवर्स की बात कर रहा हूं। अब ये होते कौन से हैं? पेमेंट हो रही है उन आवर्स की, काम नहीं हो रहा उन आवर्स पे। मिसाल के तौर पर जमान जॉब करता है और इसके साथ ये हुआ कि 8 घंटे की जॉब की बात हुई है पर डे के हिसाब से,
एट द रेट ऑफ ₹100 पर आवर। एक 100 रुपया इन्हें दिया जाएगा 1 घंटे का, मतलब 800 रुपया दे दिया जाएगा 8 घंटों का, पर डे के हिसाब से 800 रुपया दिहाड़ी। अब भाई साहब ने क्या किया, 12 बजे कहा मैं जोहर की नमाज पढ़ने जा रहा हूं, सवाल वापस 2 बजे आया, पूछा गया था हाँ जी वो जो लंच किया था, सुबह किसी ने खाना नहीं दिया था, नाश्ता नहीं किया तो फलाना ढिमकाना, मतलब इन 2 घंटे का पेमेंट तो हो रही है इसको जी। लेकिन प्रोडक्टिव टाइम नहीं हुआ। फिर जी आधा घंटा हुआ कि मशीन थोड़ी खराब हो गई तो तब भी काम नहीं हुआ। फिर उसके बाद वैसे ही सिगरेट पानी इधर उधर करते हुए आधा घंटा और जाया हो गया, मतलब इफेक्टिवली 5 घंटे काम हुआ। जी। 8 घंटे की बजाय 3 घंटे तो काम हो ही नहीं रहा, तो लेकिन पेमेंट कितनी हो रही है 8 घंटे की। 8 घंटे की। तो फिर सीएमए वाला बाबा कहता है कि ऐसा करो कि इसमें से जो 500 है, लिखना तो आपने खर्चे के अंदर ही है, 500 लिख दो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के अंदर, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के अंदर, और 300 रुपया लिख दो प्रोडक्शन ओवरहेड के अंदर। अगर कभी ऐसा हो कि आपका प्रोडक्टिव टाइम लेबर कॉस्ट का ना हो रहा हो तो उसको आप प्रोडक्शन ओवरहेड तो है, ठीक है, तो ये जो 3 घंटे हैं ये प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहे, तो इसलिए आप उसको वेरिएबल से निकाल के फिक्स में ले आओ या प्रोडक्शन ओवरहेड के अंदर ले आओ। हाँ, इसका दूसरा तरीका होता है, ये भी किया जा सकता है कि इसको डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल में चार्ज कर दो, लेकिन ज्यादा बेस्ट कौन सी assumption ली जाती है कि इसको प्रोडक्शन ओवरहेड के अंदर ऐड कर दो। ये कॉन्सेप्ट उसने टेस्ट किया है 2025 के अंदर। जो पिछला हमने नंबर ऑफ आवर्स लिखा है अभी तक टेस्ट नहीं किया, लेकिन उसकी कंसिडरेशन में आ सकता है, बहुत कम चांसेस है उसके, क्योंकि अब आई कैप ने ना थोड़ा सा दायरा महदूद किया है, वो हमने और महदूद हो गए वो अलग बात है। दायरा महदूद होने का मतलब यह है कि आई कैप ने अपनी बुक के अंदर जो बात डिस्कस ना की हो ना वो पूछता भी नहीं, पहले ऐसा नहीं होता था, वो हमें ना मिले एक अलग बात है, क्योंकि हमने उससे भी ज्यादा दायरा महदूद कर दिया। हम बुक्स को ना शॉर्ट करने के चक्करों में ना कुछ चीजें भूल जाते हैं, तो इसलिए हम पढ़ते ही आई कैप की किताब है, ठीक है। तो आई कैप की बुक के अंदर जो कुछ गिवन है ना उसी से लिंक से पेपर आता है। चलिए जी, अब क्वेश्चन की तरफ आ जाए। क्वेश्चन तो ये सिर्फ 6 नंबर का था, वो कहता है ओवरहेड। दूसरी इंपॉर्टेंट बात उसने कहा रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री क्लोज द सेम। पूछ क्या रहा है, अंडर, ओवर, और एंट्री भी उसी की पूछ रहा है। अब आप लोग सर हम तो, हमारी तो आदत है पहले हम एक्चुअल ओवरहेड की एंट्री पास करते हैं, फिर अप्लाइड ओवरहेड की एंट्री पास करते हैं, फिर अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन की पास करते हैं, तो किया करो, लेकिन जब पूछे तो अगर वो कहता है ना पास द रेलिवेंट जर्नल एंट्रीज, तो हम तीनों पास करते हैं। उसने क्या कहा, कंप्यूट अंडर या ओवर एंड रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री। पहली बात तो ये जर्नल एंट्री का मतलब ही एक एंट्री है, जर्नल एंट्रीज होता, और उसी को ही हमने क्लोज करना होता है। क्लोज करने से मुराद ये होता है कि जब आखिरी एंट्री पास करते होते हैं ना, जब प्रोडक्शन ओवरहेड को बैलेंस कर रहे होते हैं, इनकम एक्सपेंस को खत्म कर रहे होते हैं, बैलेंस कर रहे होते हैं, जिसे आप क्लोजिंग एंट्री बोलते हो, वही बात है। हाँ जी, तो बिस्मिल्लाह करते हैं अब इसको थोड़ा सा पढ़ने की। ये तो हमें पता चल गया कि अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन फाइंड करना है। तो यहां पर अगर आप डाटा देखें तो सवाल बड़ा सीधा सा था, लेकिन अंदाज पुट्ठा सा था। आपने भी ये टेस्ट पहले मैंने इसलिए आपको दिया है कि एक दफा आप इसको टेस्ट में दो। एक्चुअल प्रोडक्शन गिवन है यूनिट फॉर्म में, बजटेड प्रोडक्शन भी यूनिट फॉर्म में गिवन है, एक्चुअल ए और बी दोनों प्रोडक्ट की। डायरेक्ट लेबर आज पर यूनिट बताए हुए हैं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बताई हुई है, एक यूनिट पर कितने घंटे लग रहे हैं। अगर हम इन घंटे को फाइंड करके रख ले ताकि आगे हमें डाटा कम से कम टाइम लगे, तो हम साथ साथ फाइंड करते हैं। एक्चुअल यूनिट है 54,000 और एक यूनिट पे 2.04 आवर्स लग रहे हैं। करो जरा मल्टीप्लाई, 110 इतने घंटे लग रहे हैं एक्चुअल प्रोडक्ट ए के ऊपर। बी के ऊपर बताएं, बजटेड बता दें उसके 112 000 नहीं ए के बजटेड। एक्चुअल 1.58 से मल्टीप्लाई कर दो 86,000 को,
135 135 880 880। फिर 80,000 को 1.6 से मल्टीप्लाई करते हो 128,000 डन। अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज रिक्वायर्ड टू वर्क अ मशीन एंड ईच मशीन रिक्वायर्ड 5 ऑपरेटर। हर मशीन के ऊपर 5 बंदे काम कर रहे हैं एट द सेम टाइम। प्रोडक्शन इज कैरिड आउट इन द सिंगल शिफ्ट 10 घंटे, एक ही दिन में एक ही शिफ्ट होती है और वो 10 घंटे की होती है। प्रोडक्ट ए इज प्रोड्यूस्ड ऑन 7 मशीन्स। जो प्रोडक्ट ए के ऊपर काम हो रहा है ना, 7 मशीनें प्रोडक्ट ए को ही बना रही हैं, ठीक है। और बी प्रोडक्ट 8 मशीनें में प्रोड्यूस हो रही है। प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट ए वाज सस्पेंडेड फॉर 12 डेज। 12 दिन काम ही नहीं हुआ ए का, सिर्फ ए का। फुल वेजेस वर पेड। आगे का 12 दिन काम ही नहीं हुआ, फुल वेजेस आर पेड। इसका मतलब है जो वेजेस पे हो रही हैं, काम हो नहीं रहा, तो ये तो हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड बनेगा जाके, चाहे वो लेबर कॉस्ट ही क्यों नहीं है, चाहे वो लेबर कॉस्ट ही क्यों नहीं है। लेकिन अब क्योंकि काम ही नहीं हो रहा, जो लेबर को पैसे दे रहे हैं वो लेबर कॉस्ट में अब नहीं आएंगे, बल्कि प्रोडक्शन ओवरहेड। आगे टू ऑल मशीन ऑपरेटर्स, हर बंदे को पैसे पूरे जा रहे हैं। दीज लेबर आवर्स एंड वेजेस इंक्लूडेड, शामिल हैं इन द डायरेक्ट लेबर आवर्स एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। आपके ऊपर डायरेक्ट लेबर आवर्स भी गिवन है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। कहता है ये जो 12 दिनों का पैसे पे कर रहे हैं, ये ओवरहेड में मैंने नहीं लिखे, किस में लिखे हुए हैं उसने, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो वहां से निकाल के ओवरहेड में ऐड कर देंगे। फिर वो कहता है एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड 59.6 मिलियन। क्या इस एक्चुअल ओवरहेड के अंदर ऊपर वाले ऐड हैं, ये वाले, ये तो लेबर कॉस्ट में ऐड है, होने के इसमें चाहिए थे फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। फिर वो कहता है बजटेड ओवरहेड इज 16 मिलियन। अच्छा, ये जो मशीन खराब हो जाए, काम रुक जाए, उसका बजटेड के साथ कोई ताल्लुक नहीं, बजट तो पहले कर चुके होते हैं। ये किस में चेंज आता है, एक्चुअल में आता है। उसके बाद वो कहता है MAS अप्लाइज अ सिंगल ओवरहेड रेट, सिंगल ओवरहेड रेट। अब उसने खुद कह दिया सिंगल ओवरहेड रेट। अगर आप इस चीज को इग्नोर करेंगे तो आपको बख्शेगा क्या? आप अगर मशीन ए और मशीन बी का अलग अलग रेट फाइंड करेंगे, क्या वो आपको बख्शेगा? कभी भी नहीं बख्शेगा। वो कह रहा है मैं सिंगल पूछ रहा हूं। ये बिल्कुल ऐसी है, घर बब्बा जी ने कहा कि जा तो रोटी लेके आ, हम पानी लेकर आ रहे हैं ठंडा। वो कहते जा रोटी लेकर आए, हम उसमें रूह अफ़ज़ा डालकर आ जाते। तो तीसरी दफा अगर फिर पानी लेकर आओगे, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जो वो पूछता है, जो रिक्वायर्ड करता है, वो दोस्त कहते सिंगल ओवरहेड रेट ऑन द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। हमने अंडर द ओवर अब्जॉर्प्शन फाइंड करना है। प्रेजेंटेशन भी अच्छी देंगे उसको। सबसे पहले हम लिखेंगे नाम अंडर द ओवर अब्जॉर्प्शन, हमें तरीका पता है। सबसे पहले आप जो मर्जी फाइंड कर लो, पहले हम एक्चुअल फाइंड कर लेते हैं। एक्चुअल ओवरहेड, फैक्ट्री या प्रोडक्शन ओवरहेड। हमें जो गिवन है वो कितने हैं, रुपीज एंड थाउजेंड कर लेते हैं। 59.6 मिलियन है ना। अब ये तो गिवन है, इसमें हम ऐड कर देंगे जो लेबर कॉस्ट जाया हुई है जी, वो वाली, उसके ओवरहेड। अब वो कैसे पता चला? उसने खुद बताया तो है कि ये 12 दिनों की जो लेबर कॉस्ट है ना, ऊपर वाली लेबर कॉस्ट के अंदर ऐड है। तो 12 दिनों की पहले लेबर कॉस्ट फाइंड करते हैं। 12 दिनों की लेबर कॉस्ट देखिए, 12 दिन है जी। एक दिन में कितने घंटे काम होता है? 10 घंटे। इसका मतलब है, और 7 मशीनें एक दिन में काम करती हैं जी, और 5 बंदे हर मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं। जी। मतलब आप खुद देखें, 12 दिन जाया हुए, 10 हर दिन 12 घंटे काम होता था, 120 घंटे हो गए। 120 और 7 मशीनें थी, हर दिन काम कर रही थी, 840
ठीक है, ये हो गया 840, ये हो गया एक मशीन, सॉरी 7 मशीनों का, और हर मशीन के ऊपर बंदे कितने थे? 5, तो 5, ये टोटल आवर्स हो जाएंगे जो हमारे जाया हुए। कितने? 42। अब क्योंकि ये कौन सी है, अगर ये है लेबर कॉस्ट, ये है एक्चुअल कॉस्ट, ये ओरिजिनली तो यही है ना। अगर मैं इसको इस पे डिवाइड कर दूं इसके ऊपर, यानी ये हमारे पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है ना, और ऊपर इसके आज भी पड़े हुए एक्चुअल, अगर मैं इनको दोनों को आपस में डिवाइड करूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि 1 घंटा में कितने में पे कर रहा हूं। 1 घंटे का रेट क्या चल रहा है? 4200 घंटा जाया हुआ। तो इसको जरा डिवाइड करें जरा, 33598800 डिवाइडेड बाय 110160, 33598800 डिवाइडेड बाय 110 160 305। इसका मतलब है 1 घंटे का एक्चुअल रेट पे होता है 305 हम, और इस 110 160 के अंदर ये 4200 घंटे मौजूद है, और नीचे वाली कॉस्ट के अंदर उसकी कॉस्ट भी मौजूद है। गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाई में रिक्वायर्ड करने जा रहा हूं मैं। ये जो टोटल कॉस्ट है कितने घंटों की है? 1,10,160 की, और मुझे कितने की चाहिए? 4200 की, क्योंकि ये कॉस्ट यहां से निकाल के मैंने ओवरहेड में ऐड कर, तो 305 रेट आ रहा है, तो 305 मल्टीप्लाइड बाय 4200, और ये हमारे पास आ गया आइडल टाइम वाला। कितना आ गया? 1281000। ये मेरे आ गया टोटल एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड, टोटल एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड कितना? 60888100। ओके हो गया यहां तक। उसके बाद हमें क्या चाहिए? बजटेड ओवरहेड, सॉरी अप्लाइड ओवरहेड, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। अब अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड का क्या होता है? पहले रेट फाइंड कर लेते हैं। ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, यहां पर अमाउंट्स, यहां पर ही फार्मूला लिख लेते हैं, बजटेड फैक्ट्री या प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। हाँ जी, बजटेड ओवरहेड हमारे पास कितने? बजटेड ओवरहेड गिवन है 60 मिलियन। सिंगल रेट फाइंड करना है, सिंगल रेट फाइंड करना है। इसका मतलब है बजटेड नंबर ऑफ आवर्स टोटल, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स। टोटल ओवरहेड उसने हमें बता दिए क्वेश्चन के अंदर। टोटल आवर्स ये बजटेड है 1,12,000 और 1,28,000, 60 मिलियन, 60,000 लिख दें, डिवाइडेड बाय, क्योंकि इन 1000 में कर रहे हैं ना, डिवाइडेड बाय 4 लाख, कितने बनते हैं नंबर ऑफ आवर्स? 1,12,000 प्लस 1,28,000, 240,000। वो 1000 में लिखा हुआ तो इसलिए उसको नहीं लिखते। कितना रेट आ गया? 250। ये आ गया ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। ये वर्किंग में भी कर सकते हैं, यहां पर हम लिख देंगे बल्कि अप्लाइड डायरेक्ट, वर्किंग में करके ना, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड 250 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल, 250 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल एक्टिविटी। एक्चुअल आवर्स हैं कितने? एक्चुअल आवर्स 1,10,160 प्लस 1,35,880। ए प्रोडक्ट के 1,10,160, बी प्रोडक्ट के कितने हैं? 1,35,800। उसमें आइडल टाइम तो निकाल देंगे। आइडल टाइम कितना था? 4200। ये तो पता है ना, ये हम करते आ रहे हैं। आइडल टाइम हमें नहीं चाहिए होता। कितना आ गया? 241,840। तो मल्टीप्लाइड बाय 241,840, 6046
6046 000 वो लिखने नहीं है। अब आपके पास सवाल हो गया, ये क्या चीज आ रही है? फैक्ट्री ओवर, एक्चुअल फैक्ट्री ओवर। ये क्या आ गया? अप्लाइड। अप्लाइड ज्यादा है या कम? कम। कम है, तो हम क्या लिखेंगे? अंडर अप्लाइड। और 21 60,460 और 60,881 का डिफरेंस 421 421,000। उसने कहा इसकी जर्नल एंट्री भी पास करे, इसकी जर्नल एंट्री पास करे। ना उसने इसकी एक्चुअल की पूछी है, ना उसने अप्लाइड की पूछी है। कहता है इसको क्लोज कर दो। तो अंडर अप्लाइड की एंट्री क्या होती है? कॉस्ट ऑफ सेल टू कम कॉस्ट ऑफ सेल है, तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, प्रोडक्शन जर्नल एंट्री। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, प्रोडक्शन या फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट 420। सारी एंट्री पास कर देता हूं, लेकिन पेपर में फिर आप सारी पास कर देते हो। सारी एंट्री में यह है कि एक होती है एक्चुअल ओवरहेड की एंट्री। एक्चुअल ओवरहेड की एंट्री हमेशा होती है कि आपके पास प्रोडक्शन या फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, कैश या क्रेडिट 60881 60881। फिर उसके बाद अप्लाइड की एंट्री होती है वर्क इन प्रोसेस टू प्रोडक्शन। ये फिक्स है, ये दोनों फिक्स हैं, 60460 60460। अब मुझे बताएं आपके ओवरहेड में डिफरेंस कितना है? 4 तरीके इसका। किस साइड पर कम डिफरेंस है? क्रेडिट साइड पर, जी तो मजीद क्रेडिट कर दिया जी बिल्कुल, और चार्ज कर दिया कॉस्ट ऑफ सेल। अप्लाइड देखें, एक्चुअल डेबिट हो रहा होता है, अप्लाइड क्रेडिट हो रहा होता है जी। अब हमने इसका डिफरेंस बैलेंस करना है, खत्म कर देना है, क्योंकि असल में प्रोडक्शन ओवरहेड का नामो निशान ही खत्म हो जाएगा। सारे का सारा या वर्क इन प्रोसेस रहेगा या कैश रहेगा। हाँ, पहले वर्क इन प्रोसेस में लेकर जाते हैं सारे ओवरहेड, फिर उसके बाद यही तो फिर फर्क आ जाता है ना, मटेरियल और लेबर डायरेक्ट वर्क इन प्रोसेस में जाते हैं। अपनी एंट्री पास होती है मटेरियल टू कैश, और अगली एंट्री होती है वर्क इन प्रोसेस टू मटेरियल। लेबर की भी यही एंट्री होती है, लेबर हमने अभी पढ़ा नहीं ना, चौथा चैप्टर है ये। लेबर की भी ये एंट्री थी, पहली एंट्री पास होती है वेजेस टू कैश या पेरोल टू कैश, और अगली एंट्री होती है वर्क इन प्रोसेस टू पेरोल। इसकी कुछ और होती है, पहले नॉर्मल एंट्रीज होती है रेंट टू कैश, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेट, पहले उनकी अपनी पास होती है, फिर वो सारी एंट्रीज आती है वर्क इन प्रोसेस में, फिर वर्क इन प्रोसेस से आगे बैलेंस होता है। तो पहले सारी ओवरहेड में जाती है जी, so, पहले नॉर्मल एंट्रीज, फिर ओवरहेड में, फिर ओवरहेड से आगे वर्क इन प्रोसेस। ये डायरेक्ट। ठीक है, चलें जी, डन हो गया। अभी मुझे क्वेश्चन इसमें में बेसिक एग्जांपल में ही है वो क्वेश्चन। हाँ, 13 क्वेश्चन और 30 ये किसका 13 है? सेल्फ टेस्ट का है। 13 हमने क्लास में नहीं डिस्कस किया, आपने करवाया, करवा दिया? करवा दिए। चलो फिर ठीक हो, अगर करवा दिया तो फिर ठीक हो गया। 13 किया हुआ देखिए जरा, 13 किया तो चले 13 किया।